तो बहुत ही तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में कि हम कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं और कैसे हमारा कम्युनिकेशन हमारे सामने से, जो हमारे सामने व्यक्ति है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन को एज इट इज ले रहा है या नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हम देखते हैं। इज इट विजिबल? मैं बीच बीच में आपसे पूछती रहूंगी। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप देख रहे हैं जैसा कि कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार, उसका अर्थ, प्रकार और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आप देखेंगे टॉपिक में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस प्रभावशाली स्लाइड संचार। चेंज नहीं हो रही है मैम, माफ कीजिएगा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। स्लाइड आपकी मतलब चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर। जहाँ पर आप पहला वाला है ना, आप कर्सर को ले जाके सेकंड स्लाइड पे करिएगा तो वो विजिबल होगी। फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही मैम। फुल स्क्रीन पर स्लाइड नहीं आ रही, मतलब पहली वाली ही आ रही है। हाँ, अब आई मैम। ठीक है मैम। सेकंड वाली आ रही अब ठीक है मैम। अब आ रही है। यस मैम। जी जी मैडम। बट ये आपको छोटा दिख रहा होगा, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा होगा ना। नहीं मैम, इसको हम लोग जूम कर सकते हैं अपनी तरफ ओके से। ओके, आप कंटिन्यू कर लीजिए। और अब ठीक है। बताइए। ओके मैम। ठीक है मैम। ओके चलिए, ये देखिए, मैंने कहा संचार का आज सबसे, संचार का युग कहा जाता है ना, इतना इसका महत्व है संचार का, कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आज की लाइफ में कि हम इसे संचार का युग कहते हैं, है ना। मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। कम्युनिकेशन मीन संचार, उसका अर्थ, टाइप्स मतलब उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस मींस एक प्रभावशाली संचार का क्या तात्पर्य है, कैसे होता है। शाब्दिक और अशाब्दिक संचार आप देखेंगे। इंटरकल्चरल मतलब अंतर सांस्कृतिक, जैसे दो ग्रुप्स होते हैं जिनकी भिन्न संस्कृतियां होती हैं, उनके बीच में भी संचार होता है। आज के समय में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर व्यक्ति दूसरे देश में जाके, बच्चे हैं या बिजनेसमैन हैं, एक से दूसरी कंट्री में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, थॉट्स, ग्रुप्स का एक्सचेंजेस हो रहा है। तो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट बन के कंसेप्ट उभरा है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। विद इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, हम ये भी टॉपिक में कवर करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर, क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा में किस प्रकार का संचार होता है, क्या क्या उसमें बाधाएं आती हैं, कैसे एक शिक्षक उन पर कंट्रोल करता है, ये भी हम टॉपिक में कवर करेंगे। और नेक्स्ट, ऑफ कीजिए प्लीज, आपका माइक ऑन है। हाँ, थैंक यू। कर दिया मैम। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स एक प्रभावशाली संचार स्थापित करने में क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या बाधाएं होती हैं। वो भाषागत बाधाएं हो, दूरीगत बाधाएं हो, या उसका इंटरप्रिटेशन करते समय बाधाएं हो, जितनी भी तरह की बाधाएं होती हैं, हम वो सारी बाधाएं भी यहाँ पर उनका भी अध्ययन करेंगे। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी, मतलब जनसंचार, समाज में जनसंचार के माध्यम या क्या क्या प्रकार हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके क्लास, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन, उसका अर्थ, प्रकार और उसकी विशेषताएं। हाँ जी, देखिए, पहला आप स्लाइड में देख रहे होंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मैं हिंदी में कंटिन्यू करूं इसको या फिर इंग्लिश में ही रहने दूं? आप बताइए स्टूडेंट्स, जिसमें आप मैम इंग्लिश में रहने दीजिए। ओके, इंटरप्रिटेशन हिंदी में करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
जी बोथ मैम। लैंग्वेज में दोनों। ओके। देखिए, जो कम्युनिकेशन शब्द है, वर्ड है, वो लैटिन लैंग्वेज से उद्गमित है, और जिसमें दो टर्म है, एक तो कम्युनिस्ट और एक कम्युनिकेयर। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये दो लैटिन वर्ड्स हैं, और इनका मतलब जब ये दोनों से मिलकर ही आपका कम्युनिकेशन टर्म ओरिजिन होता है। और कम्युनिस्ट का तात्पर्य है किसी कुछ चीज कॉमन, समथिंग दैट इज कॉमन, है ना। कॉमन का मतलब यहाँ जैसे हमने जो बात कही और अगले व्यक्ति से जो बात कही या आपसे जो बात कही, अगर वो कॉमन है, मीन्स हमने जो पूछा वही आपने बताया, तो वो संचार है। पता चला हमने पूछा कहाँ गए थे और आप कह रहे हैं कि मैं तो परसों गया था, तो दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। क्यों? कॉमन कॉमन इसमें टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपसे जानना चाह रही हूँ, आप वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कॉमन चीज, कॉमन एक जरूर इसमें टर्म आता है कम्युनिकेशन में। एंड सेकेंड इज कम्युनैलिटी और शेयरिंग। सिमिलरली कम्युनिकेयर एक वर्ब भी माना जाता है, क्रिया भी माना गया है, जिसका मतलब क्या है? मेक समथिंग कॉमन, किसी एक चीज को कॉमन करना, जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप इसमें देखेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरह से, या जो इसकी प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, संचार की, वो कैसी होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें एक संदेश करता है, जो संदेश का प्रसार कर रहा है सेंडर, जो किसी मैसेज को जब कोई व्यक्ति इनिशिएट करता है। जैसे हम यहाँ सेंडर हैं, हम आपको मैसेज इनिशिएट कर रहे हैं, और आप क्या है? रिसीवर हैं। मीनवाइल जब आप बोलते हैं और मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, तो मैं क्या हुई? मैं रिसीवर हो गई और आप सेंडर हो गए। तो एक साइकिल की तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर। और इन दोनों जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के, उन दोनों के बीच में कई चीजें आती हैं, कई कारक आते हैं। जैसे सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस के अगर आप पिलर्स कहें, तो एक तो प्राप्तकर्ता हो गया और एक प्रेषक हो गया, मीन सेंडर। जब कोई मैसेज भेजेगा तभी ना मैसेज जाएगा और कोई दूसरा प्राप्त करेगा। तो सेंडर, सोर्स, सोर्स क्या है मैसेज का? सेंडर, जो किसी मैसेज को प्रेषित करता है, सेंड करता है, शेयर करता है। और रिसीवर कौन है? जो उस मैसेज को प्राप्त करता है, उस संदेश को प्राप्त करता है। और इसके बीच में क्या है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इनके बीच में जो साइकिल क्रिएट हो रही है, उसमें मैसेज मतलब आपका संदेश, जो कि किसी ना किसी माध्यम से रिसीवर के पास तक जा रहा है। अब वो चैनल आपका भाषा हो सकता है, मास मीडिया हो सकता है, आपके हाव भाव हो सकते हैं, संकेत, मुख मुद्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके माध्यम से आपका संदेश जो है वो रिसीवर के पास जा रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को का फीडबैक जो है वो सेंडर तक शेयर करता है कि हाँ भाई, हमने आपकी आवाज, हमने आपकी बात एज इट इज समझ ली, हमें आपकी बात समझ में आ गई। राइट क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये पूरी प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, सेंडर और रिसीवर मेन रोल में, और मैसेज, और दोनों तरफ मैसेज है। आप इसमें काफी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप माइक्रो टीचिंग जब एजुकेशन में है, तो आप कई उसके साइकिल में कई स्टेप्स दिखाते हैं, ऐसे ही इसमें भी आप कई चीजें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसी को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। What is communication? Communication means transferring thoughts, information, emotions, and ideas through gesture, voice, symbols, signs, and expression from one person to another. मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं, भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान करना। और ये आदान प्रदान होता कैसे है? या तो आपकी आवाज के द्वारा होगा, या आप कोई साइन यूज करेंगे, या में कोई संकेत यूज करेंगे, या आप कुछ एक्सप्रेस करेंगे, है ना।
तो आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच भावनाओं, सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान ही जो है संचार कहलाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है, और इन सब के बीच में ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हुई। तो मैसेज, सबसे पहले मैसेज टू बी सेंट, ये सेंडर, ये व्यक्ति जो है वो कोई मैसेज भेजना चाह रहा था, उसने क्या किया, एनकोड किया। आप बहुत छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे आप आजकल व्हाट्सएप, मुझे नहीं लगता कि कोई ना चलाता हो, सभी व्यक्ति व्हाट्सएप से परिचित है। तो आपने क्या करते हैं, आपको कोई मैसेज भेजना है यानी आपको कम्युनिकेट करना है, आपने मैसेज टाइप किया यानी एनकोड किया, राइट। अब आपने चैनल कौन सा यूज किया, व्हाट्सएप, राइट, चैनल। अब उसके पास, आपके पास देखिए 2 टिक बन के आ जाते हैं कि मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अब उस व्यक्ति ने मैसेज रिसीव किया और मैसेज को डिकोड किया, मतलब उसका मतलब वो उसने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाला कि व्हाट, क्या मैसेज किया है। आपके फ्रेंड्स में, आपके किसी भी सर्कल में ये बहुत कॉमन सी चीज है। प्रोसेस इसी तरह से चलती है। जब आपका मैसेज जिसको आप भेजना चाह रहे थे रिसीवर ने प्राप्त किया, तो वो आपको फीडबैक देता है, यानी या तो वो ओके कहेगा या कहेगा ठीक है चलते हैं, या डिसएग्री करेगा, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो फीडबैक वो देगा। अब आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि आपकी इस पूरी साइकिल के बीच में नॉइस है ना, शोर एक प्रमुख कारण बन के आता है। अब आप देखिए, जब आप बोलचाल की भाषा में देखेंगे, जैसे अभी हम बोल रहे थे, हम आपसे संचार स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन तकनीकी यानी जो चैनल था वो प्रभावित कर रहा था, हम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। अब जाकर जब वो बाधा दूर हुई, वो चैनल की बाधा जो थी वो उसका कोई सॉल्यूशन निकला, तो हमारा और आपका प्रॉपर संचार हो पा रहा है। ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, ये देखिए हमने जो यहाँ पर अभी ये इसमें देखा, पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में देखा, इसी के बारे में एक्सप्लेन, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसी भी संचार के जो पिलर्स होते हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो देखिए क्या क्या होगा, कोई संदेश भेजने वाला होगा, यानी सेंडर जिसे हम कहते हैं। सेंडर मीन्स संदेश को टाइप करने वाला, संदेश को बोलने वाला, संदेश को लिख के भेजने वाला, जो भी किसी बात को आप तक पहुंचाना चाहता है, दैट इज सेंडर। सेंडर, हु इज सेंडर? सेंडर जनरेट्स, कन्वे, सोर्स, स्टार्ट द कम्युनिकेशन। यानी सेंडर वो सोर्स होता है, संचार का स्रोत होता है, जो मैसेज को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, अपनी तरफ से क्रिएट करता है, और फिर क्या करता है, कन्वेज, वो आप तक उसको प्रेषित करता है, यानी आप तक संदेश भेजता है, और स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, और इनिशिएटिव की उसमें रोल में रहता है। ठीक है, आज से कई साल पहले मुझे याद है कि आप लोगों ने एक मूवी देखी थी, बॉर्डर, संदेशे आते हैं, है ना। तो उसमें देखिए वो गाना जो है वो पूरा कम्युनिकेशन पर बेस्ड है, और बहुत सच्चाई है। आज से कुछ साल पहले तक जो कम्युनिकेशन था वो केवल लेटर्स पर ही डिपेंड था। एम आई राइट स्टूडेंट्स? यस मैम। शायद आप अभी एडवांस एज के हैं, जब से आपने होश संभाला है तब से आप ने ये गैजेट्स अवेलेबल हैं, है ना। ईमेल चल गया है, व्हाट्सएप चल गया है, बहुत सारे ट्विटर चल गया है, बट पहले ये चीजें नहीं थी। पहले तो लैंडलाइन फोन भी, मुझे याद है कि जब शुरू में मेरे यहाँ लैंडलाइन फोन कनेक्ट हुआ था, लगवाया गया था, हम लोग कितने खुश थे, बहुत खुश होते थे। लेकिन उस टाइम भी पापा जब बाहर पोस्टेड थे, मेरे पापा सीआईएसएफ में थे, तो पापा का हर 3 साल में ट्रांसफर होता था, तो उनके जो लेटर्स थे, जब वो अंतर्देशीय पत्र जिसे कहते थे, हम बेसब्री से उस लेटर का इंतजार करते थे कि पापा क्या भेजेंगे। और पापा को भी बहुत बेसब्री से इंतजार होता था अपने बच्चों की चिट्ठियों का। तो उसमें वो उस समय की आवश्यकता थी, और उस समय की
परिस्थितियां थी कि इस कितना देर से संचार हम कर पाते थे, टेलीग्राम ये सब चलते थे। आज तो क्विक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, बहुत सारे तरीके हो गए हैं कम्युनिकेट करने की। और इसीलिए हर चीज के फायदे हैं तो नफे हैं तो नुकसान भी हैं। पहले संचार करने में थोड़ा टाइम लगता था, पेशेंस होता था, लोगों में पेशेंस था, और कोई अगर सिचुएशन बिगड़ रही है ना तो वो इतनी रौद्र रूप धारण नहीं करती थी तुरंत। आज से कुछ साल पहले चले जाइए जब ये कम्युनिकेशन इतना अपडेट नहीं था। आज किसी भी दंगे को भड़कने में देखिए सेकंडों लगते हैं, सेकंड्स। कुछ भी फेसबुक पर एक सूचना अपलोड हुई, वेदर इट इज रॉन्ग इट इज राइट, ये सही है नहीं है, लोग अभिनति मुक्त नहीं होते हैं और क्या करते हैं, इसको स्प्रेड कर देते हैं, तुरंत कहीं भी किसी भी शहर में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। ये मतलब एक एग्जाम्पल है, आप इसको एक ड्रॉबैक की तरह भी ले सकते हैं, और अच्छे में तो ये चल ही रहा है कि हम क्विक कम्युनिकेशन आज पॉसिबल है। एम आई राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सेंडर से, जैसे हमने कहा कि जो जनरेट करता है वो सेंडर है, वही उसको कन्वे करता है, वही उसका सोर्स है, और हमेशा कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, प्रारंभ करता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर आता है किसी भी कम्युनिकेशन में, मैसेज मीन संदेश। संदेश का तात्पर्य है वह आइडिया, वह विचार, वह सूचना, आपका दृष्टिकोण जो आप संप्रेषित करना चाह रहे हैं। आपकी भावना भी हो सकती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, आपका रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है। कुछ भी चीज जो आप अपनी वर्तमान स्थिति को, जिस स्थिति में आप हैं उसमें आप जो भी सोच रहे हैं उसको जब आप कन्वे करते हैं तो उसे आप ड्राफ्ट करते हैं, एंड दैट ड्राफ्ट इज कॉल्ड अ मैसेज, है ना। तभी तो इसको कहा गया है कि टीड जैसे हैं, आईवे टीड हैं, एक बहुत बड़े प्रशासनिक जो है विचारक हैं, उन्होंने इसको कहा है कि संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार और अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाता है ना, दूसरों तक पहुंचाता है। क्योंकि आज आप देखिए बिना संचार या बिना कम्युनिकेशन के, बिना संचार बिना कम्युनिकेशन के इस समाज में आप सोचें कि कुछ पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज आपकी कम्युनिकेशन में, संचार पर ही निर्भर हो गई है। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते मानव जीवन की। एक दिन के लिए व्हाट्सएप नहीं चलता है, एक दिन के लिए नेट नहीं चलता है तो हम बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाते हैं। हमें क्यों हो रहे हैं अव्यवस्थित? भाई हमें केवल और केवल सूचनाएं तो प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन आज की दुनिया में सूचना ही सबसे बड़ा सशक्त हथियार है ना। हम सूचना के अभाव में कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आज के समय में आप देखिए वर्ल्ड की कई प्रॉब्लम्स हैं, कई समस्याएं हैं, उसकी जड़ें जो है अप्रभावी संचार व्यवस्था के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं। चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, ये ना प्रॉपर संचार नहीं होता, कई सालों तक विचार विमर्श नहीं होता, तो क्या होता है फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है और उससे मिस इंटरप्रिटेशन होना चीजें शुरू हो जाती हैं। तो आईवे टीट बहुत बहुत महान एक प्रशासनिक विचारक रहे हैं, उन्होंने ऐसे बताया। इसी तरह से मिलेट भी एक प्रशासनिक विचारक रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि किसी साझा उद्देश्य की साझा समझ ही संचार है। मीन्स कॉमन वाली बात, जो ओरिजिन है कम्युनिकेशन टर्म का, उसी पर ये बेस बनाकर डिफाइन कर रहे हैं मिलेट, कि किसी साझा उद्देश्य की साझा समझ ही संचार होती है। मीन्स आपका एक कॉमन एक पर्पस होना चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तो वो मैसेज आप एक ड्रॉ कर पाएंगे। तो संचार में आप देख रहे हैं एक सेंडर हो गया, एक मैसेज हो गया, और जो मैसेज करने वाला है, जिसे आप प्रेषक कह रहे हैं, संप्रेषक कह रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीन्स संचार के अंतर्गत कहने, सुनने, समझने,
इन सबकी एक व्यवस्थित और अनवरत प्रक्रिया शामिल होती है। आप कह सकते हैं कि एक अनवरत प्रक्रिया है, हमेशा हर समय चलती रहती है, और समझना इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। केवल कहना और सुनना नहीं, उससे कहीं ज्यादा समझना। ओके, तो आप अगला देखेंगे एनकोडिंग। एनकोडिंग से क्या तात्पर्य है? एनकोडिंग मीन्स जनरेटेड बाय द सेंडर वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा। मीन्स किसी भी संदेश को, किसी मैसेज को, किसी सूचना को शब्दों का जामा पहनाना या उसको प्रस्तुत करना। अब आप किसी, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ अब इस टॉपिक पर, और मैंने आपके लिए क्या एनकोडिंग कैसे की है, मैंने पीपीटी स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश की है। दैट इज माय एनकोडिंग। ये मेरे द्वारा क्रिएट हुई है, जनरेटेड बाय द सेंडर। इसमें शब्द हैं, कुछ पिक्चर्स हैं और जेस्चर्स। तो खैर जब हम फेस टू फेस मिलते हैं तो जेस्चर्स वाली वहाँ पर शायद फुलफिल होती है, यहाँ तो नहीं होगी। यहाँ बातों में ही हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। तो एनकोडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो कहना चाह रहे हैं, आपकी एनकोडिंग में वही शब्द जा रहा है कि नहीं। मैम एनकोडिंग में हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते आप जी जब भी एनक्रिप्ट कर रहे हैं, आप अपने मैसेज को लिखित सूचना में दे रहे हैं या बोल रहे हैं, दैट इज एनकोडिंग। जैसे आप मशीन में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जी मैम। तो आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसके लिए भले ही आपने पीपीटी बनाई हो तो उसके लिए भी आप एनकोडिंग कर रहे हैं ना। जी मैम। या आप कोई कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ भी, आप जब C++ या किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो आप एनकोडिंग करते हैं। और एक किसी मैसेज में आप एनकोडिंग क्या कर रहे हैं, उस मैसेज को डिजाइन करना। अब वो डिजाइनिंग कैसे होगी? आप अपने जूनियर को कर रहे हैं, आप अपने सीनियर को कर रहे हैं। अगर सीनियर को कर रहे हैं तो प्रणाम सर। उसके बाद अगली लाइन में आप अपना काम कैसे है सर, और अगली लाइन में आप जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछेंगे। और अपने साथ में पढ़ने वालों से कर रहे हैं तो आपका एक इनफॉर्मल वे ऑफ कोडिंग रहता है ना। बहुत खास आपके जो है सिंबल्स नहीं होते हैं, किसी भी तरह से आप बात कर सकते हैं, चल रहे हो क्या, या आज ऐसा कर लें, आज ऐसा कर लें, ऐसे करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, है ना। तो एनकोडिंग डिपेंड करती है कि आप वो संदेश किसे भेज रहे हैं, वो संदेश का प्राप्तकर्ता कौन है, उसी पर एनकोडिंग की सीरियसनेस प्रभावित होती है, राइट। तो इसके बाद आप अगला देख रहे हैं मीडिया। मीडिया मीन्स, हेलो, हाँ मीडिया। हाँ, मीडिया में मैनर इन विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओरली और इन रिटन। अब आप लिखित रूप में अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था व्हाट्सएप का, है ना, रिटन में। या आप ओरल अपना फोन कर रहे हैं किसी फ्रेंड को, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट साइट्स हैं, या ऐड होते हैं, आप टीवी पर कुछ देख रहे होते हैं, या फेसबुक पर, या आप गूगल पर कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं। आप देखिए तुरंत छोटे छोटे से बॉक्सेस बन के आते हैं मीडिया, है ना, वो आपको मैसेज कन्वे करते हैं। और किसी किसी से हम प्रभावित हो जाते हैं अगर हमारे काम का है। मान लीजिए हम जो सूचना ढूंढ रहे थे, फिल्टर कर रहे थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, उसी से रिलेटेड कंटेंट को आपके सामने बार बार पेश करता है। तो दैट इज मीडिया। जो भी मैनर, जो भी तरीका जिसमें जो मैसेज है वो एनकोड किया गया है और उसको आगे प्रेषित किया गया है, भले ही वो ओरल हो, मौखिक हो या रिटन हो, किसी भी तरह वो उसका संचार का माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग। अब देखिए, जो सेंडर था वो एनकोडिंग का रोल करता है, एनकोडर होता है। और डिकोड कौन कर रहा है उस मैसेज को? जो रिसीवर है, राइट। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स एनकोडेड बाय द सेंडर मींस सेंडर ने जो मैसेज आप तक प्रेषित किया उसको डिकोड करना। उसको डिकोड करना मतलब उसको, उसका अर्थ समझना।
दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। मतलब डी मतलब हटाना, कोड मीन्स जो कोड है उसको खोलना, डिकोड करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग, उसके अर्थ को खोलना। प्रत्युत्तर नहीं, प्रत्युत्तर तो नहीं कहेंगे आप, आपकी ये समझ तक है। आप प्रत्युत्तर तो फीडबैक में चला जाएगा, यहाँ आप अपनी मेंटल इमेज एक क्रिएट करते हो कि अच्छा ये कह रहे हैं, ये, उसको आप डिकोडिंग बोल सकते हो। इसके बाद है रिसीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, मतलब इंपॉर्टेंट पिलर कह सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी का रोल है। मैसेज नहीं होगा तो रिसीवर का क्या रोल है, रिसीवर नहीं होगा तो सेंडर का क्या रोल है, और सेंडर नहीं होगा तो रिसीवर का क्या रोल है ना। और अगर फीडबैक नहीं होगा तो सेंडर को पता नहीं चलेगा कि रिसीवर ने मेरा मैसेज लिया या नहीं लिया, है ना। हर चीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर चीज का इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पर। तो डिकोडिंग के बाद आप देखेंगे रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन जो क्या करता है, लास्ट इन द चेन, जो संचार की जो चेन है, जो श्रृंखला है, उसमें जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, दैट इज कॉल्ड द रिसीवर, एंड फॉर whom द मैसेज was सेंट। और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए वो मैसेज ड्राफ्ट किया गया था। जैसे अगर किसी कॉलेज में प्रिंसिपल ने कोई मैसेज ड्राफ्ट किया है उनके कलीग्स के लिए या जो टीचर्स हैं उनके लिए, तो टीचर इज द लास्ट पर्सन। ओके, अब आप कहें कि लास्ट पर्सन तो किसी कॉलेज में प्यून होता है, या मतलब सबसे जो नीचे वर्कर्स होते हैं, वो नहीं। ये मैसेज किसके लिए कन्वे किया जाना था, उस जो प्राप्त करता है वो उसकी उस चेन का लास्ट है ना, उसी के लिए मैसेज किया गया है, इसलिए वो लास्ट पर्सन कहलाता है। और इस सब के बाद में आपके फीडबैक आता है। मीन्स फीडबैक का मतलब आप सब समझते होंगे, प्रत्युत्तर, है ना, फीडबैक करना। रिसीवर कंफर्म्स टू द सेंडर एंड अंडरस्टूड इट। मतलब जो रिसीवर है, रिसीवर मीन्स जिसने आपका संदेश प्राप्त किया है, वो कंफर्म करता है कि ओके मैं समझ गया, या हम साइन कर देते हैं रिटन में, या हम फोन पर बात कर लेते हैं, या मैसेज को हम क्या पढ़ लेते हैं और ओके बोल देते हैं। तो ये सारे प्रकार क्या है कि हमने कंफर्मेशन अपनी, या हमने ग्रांट अपनी दे दी है ओके टू द सेंडर, सेंडर को हमने बता दिया और हमने इसको समझ लिया। समझ क्या लिया, अब कई बार इसमें प्रॉब्लम आती है कि एज इट इज समझ लिया, या हमने हमारी जो मानसिक स्थिति उस समय थी, तो उस मानसिक स्थिति में रहते हुए हमने समझा, तो कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। यही इसकी जो है समस्याएं, कम्युनिकेशन की समस्याएं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज पर हम डिस्कस करेंगे कि फीडबैक में क्या प्रॉब्लम आती है। अब लास्ट इसमें आप देख पा रहे हैं नॉइस। तो नॉइस क्योंकि ये प्रभावित करता है पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, शोर, बाधा, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे अभी मेरी साउंड इको हो रही थी, मेरी साउंड अभी इको हो रही थी क्लास, तो Yes, ma'am. वो नॉइस आप उसको कह सकते हैं। लेकिन अब कहेंगे आप तो अब भी बोल रहे हो मैम, आप तब भी बोल रहे हो, तो अब नॉइस नहीं है, लेकिन तब वो अनवांटेड था, क्योंकि, है ना, क्योंकि वो हमारे फीडबैक से अलग जा रहा था, वो साइकिल में नहीं था, वो अनवांटेड था, बहुत इरिटेटिंग था। इसीलिए बात हम ही कर रहे थे, सुनने वाले भी आप ही थे, बात भी जो है वो हमारे टॉपिक पर ही हो रही थी, उसके बावजूद उसमें चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन था, इसीलिए वो जो प्रोसेस थी कम्युनिकेशन की, वो पूरी तरह से उससे प्रभावित हो रही थी और हमें डिस्टरबेंस हो रहा था। अब उसी लेक्चर को आप ध्यान से सुन पा रहे हैं, जिसको आप बिल्कुल नहीं सुन पा रहे होंगे इको साउंड की वजह से। अब चलिए हम इसको, अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा। अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट, इसी स्लाइड पर रहते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान ये रखना होगा कि देखिए, संप्रेषक तो वो व्यक्ति है जो किसी जानकारी, कोई आंकड़े, कोई विचार, भावना दूसरे व्यक्तियों को संप्रेषित कर रहा है ना। तो जो संप्रेषक की इच्छा होती है ना, या भावना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी संदेश को स्प्रेड करने में, मतलब फैलाने में या भेजने में। ओके,
और हम बोलकर, लिखकर, कोई सिंबल के द्वारा या छू कर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन संचार प्रक्रिया को अगर आप और भी खोल कर देखें, मतलब बहुत डिटेल में देखें, तो आप इसको 5W आप लिख सकते हो, 5W+H। मैं यहाँ भूल गई आपको उसको दिखाना। 5W क्या मतलब, क्या कहना है, मतलब व्हाट टू से, किसे कहना है, whom टू से, क्यों कहना है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, है ना। ये तो हम पढ़ते ही हैं, बचपन से हम ये सीखते आए हैं। क्या कहना है, किसे कहना है, क्यों कहना है, कब कहना है, और कहाँ कहना है, मतलब जगह कौन सी है, कब मतलब किस समय कहना है, क्यों कहना है, मतलब क्या उसकी जरूरत है, हम क्यों ऐसा कहेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है गाली गलौज करने की, कोई रीजन नहीं होता उनकी, वो डेली स्टाइल में चीजें आ चुकी होती हैं, उन्हें खुद नहीं पता। अमूमन आदमी व्यक्ति अपशब्द कब प्रयोग करता है, जब वो गुस्से में हो, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो, वो कुछ कर ना पा रहा हो, मानसिक रूप से परेशान हो, तब वो अब्यूज करता है ना। लेकिन कुछ लोगों को आप देखना, वो हमेशा ही उनकी आदत में आ चुका होता है, इसलिए वो अपशब्द बोलते हैं, बात बात पर गाली गलौज करते हैं, आपस में भी, घर में भी बात करेंगे तो भी गाली देकर बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं। तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो उनकी स्टाइल में आ जाता है। लेकिन अगर आप डायमेंशंस की बात करें संचार प्रक्रिया की, तो क्या कहना है, क्यों कहना है, किसे कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप फ्रेमिंग करें मैसेज की और ध्यान रखें, तो आप बहुत संचार प्रक्रिया में बहुत अधिक कुशल हो सकते हैं, यदि आप इन सारे पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखें। तो 5W+H, H का मतलब कैसे कहना है, हाउ टू से, what to say, whom to say, why to say, when to say, how to say and where to say। ये चीजें आप अगर ध्यान में रखें। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए कह सकते हैं कि शायद आपको पता भी हो कि संचार के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने ना 2000 में, मतलब 2000 सन 2000 में 6 मूलभूत नैतिक मूल्यों की सूची दी थी, और उसमें संचार को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। मतलब नैतिक मूल्यों की सूची जो सर्वोपरि थी, उसमें संचार को उसने बहुत इम्पोर्टेंस दिया था यूनेस्को ने। उसने 6 जो है बताए थे कि समझने के लिए सुने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी जाता है कहीं कहीं पर, कि क्या कहा था, समझने के लिए सुने, मतलब केवल सुनने के लिए ना सुने। जैसे अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो केवल आप फॉर्मेलिटी ना करें कि क्लास ले लिया, आप उसे समझें, आप अपने अंतर मन में उसे ग्रहण करें और उस पर काम करें, और जब आपका एग्जाम हो तो उसे एग्जीक्यूट भी कर पाए, तो वो संचार प्रभावी कह सकते हैं आप। लेकिन केवल आप सुनने के लिए सुने, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट टू अंडरस्टैंड, ओके। तो समझने के लिए सुने, ये होता है संचार। तो क्या कहना है, क्यों कहना है, किसे कहना है, कब कहना है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। जब हम बचपन में, याद है हम टेंस पढ़ते थे हम लोग, तो हम लोगों को यही 5 वर्ड्स बताए जाते थे, और जीवन में यकीन मानिए कि जो 5 शब्द हैं, ये अगर हम हर बार विचार में रखें कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो हम कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, हम कोई कभी गलत कदम नहीं उठा सकते। ओके क्लास, तो ये इसका एक मैंने ऐड किया थोड़ा सा। मैं जब नोट्स अगर प्रोवाइड कराऊंगी आपको ना बाद में, तो फिर इसको ऐड कर दूंगी। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, न्यू स्लाइड विजुअल है? यस मैम। ओके, यहाँ आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन संचार के प्रकार। आप अलग अलग जगह पर देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह से उसको क्लासिफाई किया है, बट मोटे मोटे रूप में अगर आप कम्युनिकेशन को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, उसके टाइप्स, उसके प्रकार, तो वर्गीकृत करेंगे, तो आपको यही ध्यान में रखना चाहिए जो यहाँ दर्शाए गए हैं कि कम्युनिकेशन किस किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, आपका जो संबंध है उसके आधार पर।
दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, मतलब संचार का जो क्या कहेंगे, फ्लो को धारा कह सकते हैं, या मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसके आधार पर संचार। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, हम किस तरह से संचार स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप मीन्स हमारा जो संबंध है अगले व्यक्ति से, दो व्यक्तियों का जो संबंध है, अगर उसके आधार पर देखें तो दो तरह का संचार स्थापित किया जाता है। पहला है फॉर्मल औपचारिक, और दूसरा है इनफॉर्मल अनौपचारिक। ठीक है, तो जो फॉर्मल संचार होता है यानी मौखिक संचार होता है, ये दैनंदिन जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और व्यावसायिक जगत जो है, कॉमर्शियल जो वर्ल्ड है, वहाँ 75% से ज्यादा कम्युनिकेशन वो फॉर्मल ही होता है। ठीक है, जैसे जिसमें आप बॉस जो ऑर्डर देता है, और ये खास तौर से कई बार ये जो होता है ये एक तरफा होता है, क्योंकि आपका बॉस जब आपको कुछ चीज बता रहा है तो वो आपसे आपकी सलाह नहीं मांग रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि ऐसा करना है। औपचारिक है, औपचारिकता जुड़ी है उसमें। तो फॉर्मल मीन्स औपचारिक संचार, इनफॉर्मल इनफॉर्मल संचार मीन्स अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार में आप क्या समझ सकते हैं, किस तरह का होगा अनौपचारिक संचार? एनीवन? मैम जो आपके मैम लोगों के फीडबैक बीच में देता होता है, है। हाँ, फीडबैक मैम देता जो है। आपसी लोगों में होता है मैम, मतलब जैसे कि हम एक दूसरे से करते हैं, हाँ, अनौपचारिक कोई भी रिलेटिव से हो सकता है, किसी से भी हो सकता बिल्कुल 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 आपने सही कहा। अनौपचारिक संचार को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, अंगूर लता संचार, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो जो भी कर्मचारी हैं या जो लोग हैं, उनके परस्पर संबंधों पर आधारित होता है ना। जरूरी नहीं है कि हम कोई सूचना हर व्यक्ति को दें। जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, या हमारे आस पड़ोस में मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, या हमारे घर में, तो हमें कोई हर सूचना जरूरी नहीं लगती कि हम हर किसी को बताएं। कोई सूचना हम अपने फ्रेंड को देते हैं, कोई सूचना अपने पेरेंट्स को देते हैं, कोई सूचना कॉलोनी वालों को देते हैं। वो जिसका हमें लगता है ना कि ये इससे हमें शेयर करना चाहिए, या ये इस ग्रुप का है, तो हम उसके साथ वो शेयर करते हैं। हमारे संबंधों के आधार पर है। जब औपचारिक जो प्रकृति है संचार की, वो जब कम हो जाती है तो अनौपचारिक इसकी नीड बढ़ जाती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों तरह के संचार पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैम, ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां तो नियम होंगे, कायदे होंगे। ठीक है, वो अपनी जगह है, वो बॉस और कर्मचारी के बीच है, लेकिन कर्मचारी और कर्मचारी के बीच में क्या होगा? ग्रेप वाइन ही तो होगा वहां। वहां तो एक अंगूर से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क क्रिएट होता है। और फॉर्मल संचार की जो कमी रह जाती है, वो इनफॉर्मल कंप्लीट कर देता है। कोई भी सूचना जल्दी से पहुंच जाती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, है ना। लेकिन इस संचार की सबसे बड़ी कमी होती है अनौपचारिक संचार की, कि ये अफवाहों पर आधारित भी हो सकता है, या र्यूमर्स, ऐसी अफवाहें जो किसी फैक्ट पर आधारित नहीं होती हैं, उन पर बेस्ड हो जाता है। क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई रिटन नहीं है ना। इसलिए देखिए, फेसबुक पर ऐसे दंगे, पता चला वो सालों पुराना कहीं का वीडियो है और अपलोड कर दिया, अब उस पर दंगे हो रहे हैं। सोसाइटी में बहुत दंगे फसाद हो गए, पता चला वो तो बहुत सालों पुराना था, है ना। तो ये ग्रेप वाइन का एक बहुत बड़ा ये दोष है कि इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती। और इसी प्रकार जो फॉर्मल होता है संचार, उसमें एक खास बात होती है कि बहुत स्वाभाविक होता है, मतलब बहुत रियल होता है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है, या बॉस ने ऑर्डर ओरल कहा है। फॉर्मल है तो ये हमेशा स्वाभाविक होगा, वरिष्ठ अधीनस्थ के बीच होगा, है ना, इस तरह का होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मिनट, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ
फ्लो यानी प्रवाह के आधार पर। तो प्रवाह के आधार पर आप एक देख रहे हैं वर्टिकल और एक आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। तो वर्टिकल के दो तरह हैं, या तो डाउनवर्ड होगा, यानी कि या तो प्रवाह के आधार पर डाउनवर्ड मीन्स अधो संचार होगा, या अपवर्ड ऊर्ध्व संचार होगा। या तो नीचे की तरफ होगा, यानी बॉस ने कहा या किसी व्यक्ति ने कहा तो नीचे सारे कर्मचारियों तक संदेश चला गया, या नीचे के किसी कर्मचारी ने संदेश दिया तो वो बॉस तक चला गया। तो ये दो प्रकार का संचार होता है। जो डाउनवर्ड वर्टिकल का जो डाउनवर्ड है क्लासिफिकेशन, वो आदेशात्मक होता है हमेशा, याद रखिएगा। डाउनवर्ड मतलब बॉस है अगर, तो वो अपने सबसे जो कलीग हैं उनको वो आदेश दे रहा है। ऊपर से नीचे की ओर हमेशा ये प्रयोग होता है, यानी सत्ता जो है, स्पष्ट सत्ता का रूप आप इसमें देख सकते हैं। आदेशात्मक होता है। जितने भी आदेश होते हैं, देखिए आप गवर्नमेंट के आते हैं या वहां से आते हैं कार्यपालिका से, वो लिखित होते हैं या मौखिक आदेश होते हैं, सर्कुलर जारी किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर एक नियमावली होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जितने भी ये बजट हैं इनकी स्वीकृति होती है ना। तो ये ऊपर से जब बजट सैंक्शन हो जाता है फिर वो नीचे तक लागू होता है, ठीक है। इस संचार के द्वारा क्या होता है, जो कलीग्स हैं उन्हें अपने हायर अथॉरिटीज की इच्छाओं का पता चलता है कि हमारा बॉस या गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है। और ऐसा नहीं है कि ये लिखित है या ऊपर से आ रहा है तो हमेशा बिल्कुल स्पष्ट होगा, नहीं। जब ऊपर से नीचे तक आते 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 इस जो आदेश और निर्देश होते हैं ना, उनमें कई तरह की गलतफहमियां, बात का विवाद जो है वो ऐड होता चला जाता है, और वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन का मिसकम्युनिकेशन होकर भी रह जाता है। अब ये दूसरा प्रकार आप देखिए, अपवर्ड क्या होता है। अपवर्ड जैसा कि नाम से ऊर्ध्व, जब संचार नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊर्ध्वगामी कहलाता है। आप कहेंगे ये कौन सा संचार है, जैसे हम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, या अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी कॉलेज में टीचर लीव एप्लीकेशन दे रहा है, या प्रिंसिपल से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने एचओडी से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लास में स्टूडेंट्स अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। इस तरह के जो संचार होते हैं वो अपवर्ड यानी ऊर्ध्व संचार कहलाते हैं। ओके। जैसे प्रगति रिपोर्ट, हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए, जो जेआरएफ स्कॉलर्स होते हैं, बड़ा एक वो रहती है ना, अरे 3 मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना है, और पिछली बार यहाँ तक प्रोग्रेस दिखाई थी, इस बार अब हमें यहाँ तक दिखाना है। खासतौर से जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जेआरएफ ले रहे हैं, अगर स्कॉलरशिप ले रहे हैं, हम फेलोशिप ले रहे हैं, तो हमें उसका एक एक पाई का हिसाब देना होता है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कि हमें रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी होती है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर हमारा वो ग्रांट सैंक्शन हो जाता है। हम आगे के लिए सुझाव देते हैं, जैसे आप रिसर्च जब करते हो, 6 मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हो, तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, पीछे हमने क्या किया वो भी दिखाते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और आगे हम क्या करने वाले हैं उसके सुझाव भी हम प्रस्तुत करते हैं, अपनी आगे की योजना बनाते हैं, या कोई खर्चा हम ऐड कर रहे हैं, बजट है, वो भी इस सब में आ जाता है, ठीक है। तो ये दो मुख्य तरह के थे। अच्छा, इसके लिए जब हम उर्दू संचार की अगर हम बात करें तो इसको, हालांकि ये कम होता है क्योंकि डाउनवर्ड तो संचार आपको मिल जाएगा, अपवर्ड बहुत कम संस्थानों में प्रमोट किया जाता है। तो लेकिन आजकल आप एक नई चीज देखते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है, रिड्रेसल है ना, ताकि जो आपकी जो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उन शिकायतों का निवारण किया जा सके तत्परता के साथ। तो वो आजकल एक नया इनिशिएटिव है जो इसमें लिया गया है। पारदर्शी नीतियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं बनाई जाती हैं कि देखिए काम तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आप विद इन टाइम इसको कर दोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, है ना। 4 साल जो प्रमोशन 6 साल में था, वही प्रमोशन आपको 4 साल में मिल जाएगा। तो क्या है, प्रोत्साहन योजनाएं हैं, पारदर्शी नीतियां हैं। तो इस तरह की चीजें भी इसको प्रमोट करने के लिए की जाती हैं।
समझ में आ रहा है क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके, तो वर्टिकल के अलावा देखिए एक हॉरिजॉन्टल भी है जिसे हम क्षैतिज, है ना, क्षैतिज या पार्श्व संचार भी कहते हैं। ये संचार एक कॉमन लेवल के अधिकारियों या लोगों के बीच में होता है, किसी वर्क प्लेस पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन पोस्ट पर होते हैं, इसलिए हम इसे समस्तरीय हॉरिजॉन्टल या एक्रॉस संचार कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत स्वाभाविक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें वरिष्ठ और अधीनस्थ मीन्स कली उसका उसका दायरे से बाहर होता है ना। तो इसमें क्या होता है, हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं किसी ऑफिस प्लेस पे, एक लेवल के, जैसे 2 क्लर्क हैं उनके बीच में जो हो रहा है, 2 बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर उनके बीच में जो हो रहा है ना। तो कोई समस्या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, उसको दूर करने के लिए या अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हैं किसी एक लेवल के, उनके बीच में जो उनकी कार्यशैली है उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, उनके आउटपुट को बढ़ाने के लिए इस तरह के संचार का प्रयोग किया जाता है। ओके, और फिर आगे आ जाते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स, एक्सप्रेशन मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे एक्सप्रेशन को, एनीवन? प्रभाव। जी, प्रभाव। प्रभाव नहीं, चेहरे के भाव। ओ एक्सप्रेशन, यस हाँ, यस यस। हाव भाव, हाँ एक्सप्रेशन, भाव भाव। आपका हाँ तरीका है ना, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं आप, उद्बोध कैसे कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार है जिसमें दो दो तरह का है, वर्बल है, नॉन वर्बल, मीन शाब्दिक और अशाब्दिक। आप किस तरह से अपना जो संचार है वो स्थापित कर रहे हैं। अगर शाब्दिक मीन्स बोल कर रहे हैं या बिना बोले कर रहे हैं। बोल कर अगर आप कर रहे हैं यानी शाब्दिक कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओरल, है ना, या तो ओरल होगा या फिर रिटन होगा। 2 ही तो तरीके होंगे संचार के। अगर आप बोल के अगर मतलब आप वर्बल कर रहे हैं, तो या तो आप ओरल करेंगे या फिर वो रिटन होगा। तो देखिए, हमारे दैनंदिन जीवन में यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो कोई संचार है और परंपरागत तरीका संचार का, वो यही है, ओरल। हमारी जब तक हम रिटन से भागते हैं, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो जाता है, हम तब तक रिटन को हाथ भी नहीं लगाते हैं, जब तक हमारा ओरल से काम चलता रहता है। कई बार यह एक तरफा भी होता है यानी मोनोलॉग होता है, कई बार ये डायलॉग बन जाता है यानी दिमागी हो जाता है ना। और दूसरा प्रकार देखिए रिटन। तो रिटन तो सबको मालूम ही है कि लिखित संचार क्या होता है। जब किसी सूचना को लिखित या एक टर्म होता है मुद्रित, है ना, मुद्रित यानी प्रिंटेड या पेपर पेन से लिखित रूप में दूसरे तक पहुंचाया जाता है, तो वो लिखित संचार होता है। जैसे आपने व्हाट्सएप मैसेज किया, वो लिखित हो गया, और आपने कॉल की, वो ओरल हो गया, राइट। जैसे हमारी पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, होर्डिंग्स हैं, है ना, साइन बोर्ड्स हैं, और आप कह सकते हैं किसी संस्था की नियमावली है, पोस्टर्स हैं, ये क्या है, ये लिखित संचार के माध्यम है। एड में देखिए आप केवल और केवल उस साइन बोर्ड को देख के समझ जाते हैं कि हमें मुड़ना है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है ना। हम किसी होर्डिंग को देखकर उसमें जो पिक्चर दी रहती है उससे देखकर हम उसका अर्थ लगा लेते हैं, जबकि वहां हमसे कोई बोल नहीं रहा, कुछ वहां लिखा नहीं है, केवल हम उसको देखकर समझ जाते हैं। क्लियर यहाँ तक क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको ये स्लाइड दिख रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? मैम 9 बजे ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैम 10 मिनट बचे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा मयंक जी, ठीक है, मैं बस कोशिश करती, मैं पूरा टॉपिक तो नहीं कर पाऊंगी कवर अभी,
तो इसको इनकम्प्लीट बीच में छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसे जी मैम, नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ मैम हाँ बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में कर दीजिएगा जितना हो सके। लास्ट के 5 मिनट आप क्वेश्चन ले सकती हैं स्टूडेंट का। मैम 5 मिनट आप और कर लें। चलिए तो यस मैम, क्वेश्चन ले लीजिए। तो फिर बेटा इसको यहीं छोड़ते हैं आज क्लास। हाँ बिल्कुल। अगर आपके कोई क्वेरीज हो अभी तक जो बताया गया उससे संबंधित तो आप फ्री हैं, पूछ लीजिए। पहली बात तो आपको समझ में आया, कोशिश की Yes. कि बहुत कॉमन आपको एग्जांपल्स के द्वारा। बेसिकली ना ये जो कंसेप्ट है ये प्रशासन का है। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं या कम्युनिकेशन तो ये उसका टॉपिक है और ओरिजिन वहीं से हुआ है ना। भले ही बहुत सामान्य चीज है लेकिन ओरिजिन स्टडीज वहीं से शुरू हुई है इस पर। तो शिक्षा में हमको पढ़ना होता है इसलिए हम लेते वहीं से है इसकी थ्योरीज। चलिए हाँ, क्लास आप पूछ सकते हैं, आपको अभी तक के डाउट हो। बाकी तो हम नेक्स्ट आगे कवर करेंगे तो एज अ होल बाद में भी आपको मौका मिलेगा। मैम एक बार ग्रेप वाइन समझा दीजिए थोड़ा। अच्छा, ग्रेप वाइन देखिए, जी आपने हम सबने अंगूर का गुच्छा देखा है, अंगूर का गुच्छा, और हमने अंगूर की बेल देखी है। जी मैम जी। यस मैम। अंगूर की बेल या अंगूर का पत्ता, जी मैम। पत्ता पत्ता देखिए आप, उसके 5 कोने से होते हैं ना ऐसे, जी है ना, जी हर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ओके, तो जी अंगूर लगाना मतलब सिंपल है कि हमारे आपस के संबंध, ग्रेप वाइन। हर, अब आप अंगूर का गुच्छा देख लीजिए, हर अंगूर एक दूसरे अंगूर से जुड़ा हुआ है, मिलकर एक गुच्छा बना रहे हैं। आप उसकी पत्तियों को देख लीजिए कि उसके 5 कोने हैं, अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक साथ हैं, कनेक्टेड। उसको तो एक्सपर्ट्स मतलब जो डिफाइन करने वाले हैं वो, उन्होंने उसको एक शब्द नाम दे दिया कि ये ग्रेप वाइन संचार है, मीन्स अंगूर लता संचार है। उसका जिस्ट यही है कि वो अफवाहों पर आधारित होता है कई बार, और वो एक से दूसरा व्यक्ति, दूसरे से तीसरा व्यक्ति आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, और इसकी खास बात ये होती है ग्रेप वाइन की कि जब संगठन में जो फॉर्मल नेचर का कम्युनिकेशन, औपचारिक, जब वो कम हो जाता है तो ग्रेप वाइन की नीड बढ़ जाती है। जैसे बॉस अगर बहुत कम बात करने वाला है, बहुत कम एक्सप्लेन करता है, उसने केवल ऑर्डर दे दिया ये होना है। अब कर्मचारी को कई क्वेरीज हैं, कैसे करना है, कब तक करना है, किससे करवाएं, तो क्या करेगा, ग्रेप वाइन को जन्म देगा। मतलब वो क्या करेंगे, वो आपस में बात करेंगे एक दूसरे से, सूचना हो, अरे कुछ आइडिया तुम भी दो, कुछ आइडिया तुम भी दो, समझ रहे हो। तो जब जी मैम। औपचारिक प्रकृति का कम्युनिकेशन कम जी होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो इस तरह के संचार की नीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। जी क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना वो जिज्ञासा और उत्सुकता हमारे मतलब नेचर में है। और आपके लिए एक बात ये इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं आप कि जो अंगूर लता संचार है इसके जो प्रतिपादक हैं वो कीथ डेविस हैं। ये आप नोट कर लीजिए कहीं अगर करना चाहें तो, कीथ डेविस। एक क्वेश्चन था। और एनीवन एल्स पूछे। यस मैम। मैम मतलब एक वो है, कोई भी खबर है तो वो हर व्यक्ति के लिए सूचना हो सकती है या नहीं हो सकती है? कोई भी खबर, जी। ये डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड के हैं। अब जी। जैसे देखिए नेट का नोटिफिकेशन आया, ठीक है, वो एक खबर है। अब वो आपके लिए तो एक सूचना है, ठीक है, क्योंकि आप एस्पायरेंट हैं। लेकिन आपके जो ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी एबीसीडी भी नहीं पता, जिसका उससे कोई नाता ही नहीं, उसके लिए तो वो किसी काम की नहीं है। तो डिपेंड मतलब करता है उसके कॉन्टेक्स्ट पे। मतलब अपनी समझ पे और अपनी जरूरत पे। हाँ, रेलिवेंस होना चाहिए ना। आपको पता चला वो खबर, अगर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया तो मेरे लिए तो काम की नहीं है क्योंकि मैं तो क्वालिफाई करके बैठा हूँ, लेकिन आपके लिए काम की है। तो रेलिवेंस होना चाहिए, तब तो वो सूचना बन पाती है। अदरवाइज वो ऐसे ही, जैसे अन्य बातें निकलती रहती है वैसे ही वो भी पास हो जाती है।
एनिमल नाइल्स? मैम अपनी बातों को कहना एक डाटा के फॉर्मेशन में भी तो हम लोग कह सकते हैं मैम कि अ डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन मैम। ये भी एक कम्युनिकेशन ही है मैम, जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने जैसे अपनी बातों को कर रहे हैं मैम, तो एक डाटा के फॉर्म में भी तो कह सकते हैं हम इसको। तो डाटा तो बेटा डाटा आंकड़े मीन्स आंकड़े। तो अच्छा आप आंकड़े आप अपने दोस्त को क्या आंकड़े देंगे बताइए? आप अपने बॉस को तो आंकड़े दे सकते हो, डाटा दे सकते हो कि बॉस ने कुछ कहा कि मुझे इसकी एस्टीमेट बना के बताओ, है ना, जी ये प्रोजेक्ट करना है तो इसका एस्टीमेट बना के बताओ। तो वहां आपने डाटा का यूज किया, जी राइट? जी जी मैम। हाँ, लेकिन आप अपने दोस्त को लेके बैठोगे तो कहेगा भाई ऐसा कर, मुझे जाने दे, तुझे पढ़ना है तो पढ़, मुझे मेरा मन नहीं है। जी जी तो आपका पर्पस कॉमन हो कि भाई डाटा पर आप दोनों को काम करना हो, तो अनौपचारिक रूप से भी जब आप मिलेंगे तो आप उस पर काम करेंगे, बात करेंगे उसकी, है ना। जी मैम। लेकिन अगर केवल औपचारिक आपका है डाटा, जैसे आपने कहा, तो फिर वो अनौपचारिक में लागू नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा जी मैम। जी मैम मेरा एक प्रश्न है आपसे, जी मैम। जिन विद्यार्थियों का भी हो सकता है कि जी जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, समस्याएं आती हैं, जी तो उन संघर्षों और समस्याओं में हम अपने आप को कैसे उनसे युद्ध लड़ते हुए हम आगे बढ़े। हम आपके विशेष संदर्भ में आप जो संघर्ष आपने किया अभी भी कर रही हैं, इतनी बड़ी चीजें होती हैं, इनको कैसे हम मानसिक रूप से, हम छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं, हम छोटे छोटे वाकयों से प्रभावित हो जाते हैं, हम एक असफलता मिलती है तो हम टूट जाते हैं। मैं अपने जीवन की भी बात करूं या समस्त विद्यार्थियों के जीवन में छोटी छोटी घटनाएं हो गई या एक नेट में भी सफल नहीं हुए तो वो बड़ा टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप संघर्षों को कैसे देखती हैं और इन संघर्षों से पार पाने के लिए क्या करना चाहिए? आप मैम साइकोलॉजी भी पढ़ाती हैं विद्यार्थियों, आपको बताऊं, एजुकेशनल साइकोलॉजी मैम का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं मैम से जानना चाहूंगा विद्यार्थियों के बिहाफ पे भी और मैं व्यक्तिगत रूप से। मयंक जी ने बहुत सरल भी कह सकते हैं और बहुत कठिन भी कह सकते हैं। पूरा जीवन तो इसी में उलझा हुआ है कि हम समस्याओं से कैसे पार आए, कैसे हम किसी समस्या से घिर जाते हैं तो हम कैसे उससे उबर कर आए। देखिए, हम एक जैविक प्राणी हैं, पहली बात। हम रोबोट नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं। हम हर हर चीज जो हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर हमारे बाहर, हमें प्रभावित करती है ना। तो और हमारा जीवन ही इन सब चीजों से समग्र रूप से बना हुआ है, तो हम एक पार्ट के रूप में तो इससे डील कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली आपने कहा कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे हम संघर्ष के दौर में, आज भी हम अपना पुराना देखते हैं जब संघर्ष, तो आज हम बड़ा खुद को प्राउड फील करते हैं कि आज हम कहाँ से कहाँ आए, किस तरह का संघर्ष था, कितने वर्ष लग गए। तो हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, लेकिन हम उसको स्वाभाविक लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है चीजें। आपके हाथ में केवल और केवल है रिस्पॉन्स करना। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे नहीं तो भी वो चीज जो घट रही है वो घटित होगी, और करेंगे तो आप उसे और अच्छे तरह से डील कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ ना करने से या नेगेटिव जाने से बेटर है कि कुछ आप अच्छा करें, तो अच्छे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि जब चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं कि हमारे साथ कल क्या होगा, तो स्वाभाविक है, सोचते हैं, परेशान हो जाता है व्यक्ति। लेकिन कर्म करना, हमारी तो महान ग्रंथ है गीता में भी यही कहा गया है, वो बिल्कुल सच है। बाकी चीजें व्यक्ति है, मानव है, परेशान हो जाता है, अप डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जी मैम बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन बहुमूल्य विचारों के लिए कि हमें अपने जीवन में घटित होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी हमारे संघर्ष हैं,
अगर संघर्ष है तो उन संघर्षों से हमें पार पाना होगा, लेकिन हम एक सकारात्मक भाव के साथ, एक योद्धा के तरीके से उन संघर्षों से लड़ते हुए, है ना, या तो एक दो विकल्प है, या तो आप टूट जाएं और या तो फिर आप उससे युद्ध जीतते हुए आगे बढ़े, है या ना। तो आप जूझ जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ने बहुत ही सहज भाव के साथ, बहुत ही सरलता के साथ, समय हो रहा है तो मैं जल्दी से मैम के इस शानदार लेक्चर के लिए, मैम की बातों के लिए, मैम की प्रेरणा के लिए, मैं पुनः व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय परिवार की ओर से आज के इस बहुमूल्य लेक्चर के लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैम, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और इतनी ऊर्जा के साथ। अभी भी मैम को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैम की ऊर्जा में कहीं भी कमी नहीं है। विद्यार्थियों, आप ये सब चीजें मैम से सीख सकते हो कि बहुत सारी समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं से आगे बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए, जीवन में नित नए आयाम स्थापित करते हुए हमें सफल होना है। इसी प्रकार के व्यक्तित्वों से हमें प्रेरित होना है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य लेक्चर के लिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने बहुत धैर्यपूर्वक थैंक सुना। यू मैम। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते मैडम। तो ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मयंक जी, बेहतरीन व्यवस्था संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।